हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आप लोगों ने पहले वाली क्लास अटेंड की बेटा। वर्ण विचार मैंने पढ़ाया था और वर्ण विचार में हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था और आपको मैंने वर्ण स्वर और व्यंजन तक पूरा कंप्लीट बता दिया था। अब जब व्यंजन में आपको समझा रही थी तो आप लोगों के मन में क्यूरियोसिटी हुई थी कि मैम ये उच्चारण स्थान क्या होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा तो बता दिया था ना कि कंठ कहाँ होता है, मूर्धा कहाँ होती है, तालु कहाँ होता है, कैसे उनका उच्चारण किस तरह से होता है वर्णों का। ठीक है, उसका थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको और अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप में छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ कंपटीशन एग्जाम लेवल के पर्पस से भी मैं ये बना रही हूँ और आपका ये वर्ण विचार भी कंप्लीट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो ये आज अपन अपना वर्ण विचार यहाँ पे लास्ट करेंगे। ठीक है, तो उच्चारण स्थान मैंने उस दिन आपको बता दिए थे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, है ना। मैंने आपको 6 उच्चारण स्थान बताए थे। अब सबसे पहले उच्चारण स्थान होते क्या हैं, हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या होते हैं उच्चारण स्थान। सभी वर्णों का उच्चारण मुख से होता है, अपन मुंह से ही बोलते हैं ना सारे वर्ण। ठीक है, उच्चारण में मुंह के जिस अव्यय की सहायता ली जाती है। ठीक है, अब अव्यय कौन कौन से होते हैं जो मैंने आपको ये बताया, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ये सब अव्यय हैं मुंह के अंदर के। ठीक है, इनकी सहायता ली जाती है, उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। मतलब ये सारे उच्चारण स्थान हो गए। ठीक है, अब अनेक अव्यय हैं हमारे, ये इतने सारे हमारे मुख में अव्यय हैं। ठीक है, इनसे जब जीभ टकराती है तो वर्णों का उच्चारण हो जाता है। आ गई बात समझ में। अब लेकिन ये इतनी डिफ़िकल्टी है यदि इसको जनरली हम कहें कि मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि कंठ से क्या क्या वर्ण बोले जाते हैं, तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो अब आप बच्चे हो, इवन चाहे बड़े भी हों, तो हम ऐसे यदि आपको कोई डायरेक्टली बता देना कि हमने 25 स्पर्श व्यंजन थे, उनको हम यदि बता दिया जाए कि ये तो कंठ, क ख ग घ ङ तो कंठ से बोला जाता है, च छ ज झ न जो है तालु से बोला जाता है। ठीक है, ट ठ ड ढ न मूर्धा से बोला जाता है। ठीक है, और फिर कहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि ड डमरू वाला जो है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है। अब आप चक्कर में पड़ जाते हो, या तो आपने रटाफिकेशन किया होगा तब तो आप समझ जाओगे कि ट ठ ड मतलब ट था मूर्धा में, तो इसका मतलब मूर्धा हो गया, है ना। लेकिन अभी किसी को ना तो वर्णमाला अच्छे से याद हो और ना ही किसी को ये उच्चारण स्थान का पता हो, तो अपन बोल के भी देखेंगे तो बोल के भी हम अच्छे से अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। तो इसकी एक ट्रिक होती है। ठीक है, छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से इसकी ट्रिक बनाई गई है। उस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको ये बहुत अच्छे से लर्न करा देती हूँ। ठीक है, तो अब हमारे सबसे पहले अपन उच्चारण स्थान देख लेते हैं। देखिए, कंठ होता है जो बिल्कुल गले में होता है। ठीक है, गला जो अपना, तालु जो अपने मुंह के ऊपर वाला जो भाग है ना, तलवा जिसको कहते हैं अपन। ठीक है, जीभ ऊपर जाके अड़ती है, उसको तालु कहते हैं। मूर्धा होती है जो हमारे कंठ से थोड़ा ऊपर वाला भाग, जब पूरा मुंह खोलते हैं तो जो बिल्कुल डीपली अंदर की तरफ जो होता है वो स्थान होता है मूर्धा। ठीक है, कंठ से ऊपर, कंठ थोड़ा नीचे है और उससे ऊपर वाला मूर्धा। ठीक है, दंत दांत होते हैं, ओष्ठ होठ दोनों। ठीक है, नासिका नाक होती है, कंठ तालु। अब ये एक्स्ट्रा हैं आपके 3। कंठ तालु मतलब कंठ, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, कुछ वर्ण होते हैं जो कंठ और होठ दोनों से बोले जाते हैं, और कुछ होते हैं दांत और होठ दोनों से बोले जाते हैं। ठीक है, अब इनको किस तरह से लर्न करना है, देखिए फटाफट एक एक देखते हैं अपन, जल्दी से ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। कंठ का उच्चारण जिन जिन वर्णों से होता है उनके बारे में समझा रही हूँ, तो एक सूत्र लिख रही हूँ मैं, उसके माध्यम से समझाती हूँ। ठीक है, अकुह विसर्जनीयानाम, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अब पहले इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखो अपन ये इतना सा, जैसे इतने बड़े बड़े गाने भी तो लर्न करते हो ना आप लोग, यदि अपन छोटे छोटे ये लर्न कर लें, बोल बोल के बार बार एक दूसरे को सुना है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, ऐसे 5 टाइम 10 टाइम यदि बोल लेंगे आप, तो आपको कंठ के जितने भी उच्चारण वर्ण हैं वो आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाते हैं। कैसे, अ, ठीक है, अ से मतलब है आपका, मैं यहाँ लिख रही हूँ ब्रैकेट में, अ और आ। ठीक है ना, हम अ और आ से उच्चारण जो है, अ और आ का उच्चारण जो है वो कंठ से होता है।
आ गई बात समझ में। फिर है आपका क, कु से मतलब क, तो क वर्ग, ठीक है। कल मैंने आपको समझाया था कि वर्गों में डिवाइड कर देते हैं। अब क वर्ग बोला, इट मीन्स आपके दिमाग में होना चाहिए क ख ग घ य, मतलब पांचों वर्ण क वर्ग में आ गए। क मॉनिटर था अपनी वाली लाइन का, इसलिए मैंने क वर्ग लिख दिया। तो क के पांचों वर्ण जो हैं वो किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। फिर आ रहा है आपका ह, ठीक है। ह वर्ण जो विसर्ग वाला या ह जो उच्चारण है वो भी किससे बोला जाता है? कंठ से। ह बोलते हैं ना, तो कहीं भी जीभ टकरा नहीं रही, सिर्फ कंठ से आवाज आ रही है, ठीक है। और विसर्जनीय नाम, विसर्ग, विसर्जनीय नाम का मतलब है ये जो आपका विसर्ग है, ठीक है। ये सब जो है कौन कौन से? अ और आ स्वर, क वर्ग पूरा, क ख ग घ ण, ह और विसर्ग, ये सब जो है उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। आ गई बात समझ में। तो आपको केवल इतना सा याद रखना है कि आपको फटाफट देखते से याद आ जाएगा कि क मतलब कु उसमें आ रहा था, मतलब क वर्ग हो गया। ह उसमें आ रहा था, विसर्ग, विसर्ग कंठ में आ रहा था। तो इसको हमको लर्न नहीं करना पड़ा, हमको केवल इतना सा लर्न करना पड़ा। इतनी बड़ी सारणी में हमको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, अरे यार ये ह कहाँ था, ये य कहाँ पे आ रहा था, ठीक है। तो पहले क्या होता था, जब ये सूत्र नहीं प्रचलित थे तो ऐसे सारणी बना दी जाती थी, ठीक है। यहाँ कंठ लिख दिया, अब कंठ के आगे अ आ क ख ग घ य, फिर ह, फिर विसर्ग, है ना। फिर उसके बाद तालु की सारी सारणी आ गई, मूर्धा की सारणी आ गई, दंत की आ गई। अब जब लर्न करने बैठते थे जब तो एक बार दिमाग में रह जाता था, लेकिन जब क्वेश्चन आते थे ना तब दिमाग से उतर जाता था कि अरे यार ये ह कहाँ था, ठीक है। तो उसके लिए ये पर्पस सॉल्व किया गया कि अकुह विसर्जनीय नाम आप याद कर लोगे तो आपका सारा अच्छे से लर्न हो गया। ऐसे ही तालु का देखो, इचोई शानाम तालु, इचोई शानाम तालु, ठीक है। इचोई शानाम तालु से मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पे भी हमको इचोई शानाम तालु मतलब तालु लास्ट में आ रहा है, कंठ लास्ट में आ रहा है, मतलब ये उस उच्चारण स्थान के वर्ण है, ठीक है। कौन कौन से हो गए? ई, तो इट मीन्स ई और बड़ा ई तो आपका आ ही रहा है, ठीक है। ई तो अंडरस्टूड है कि ई और अ ये जो भी स्वर हैं वो दोनों आ रहे हैं इसमें, ठीक है। फिर च, तो च वर्ग हो गया, च छ ज झ य। फिर आ रहा आपका य, तो य वर्ण भी आपका क्या हो गया? तालु में हो गया। फिर आ रहा आपका श, तो ये श भी क्या हो गया? ये भी आपका किस में हो गया? तालु में हो गया। तो अभी अपने कौन कौन से हो गए? ई, बड़ा ई, च वर्ग, च के पांचों वर्ण, च छ ज झ य और श, ये सब जो है वो क्या हो गए? तालु में हो गए। ये नाम तो विभक्ति के लिए हो रहा है, ठीक है। इच्छु ईशा नाम, विसर्जनीय नाम, ये सब तो क्या हो रहा है? विभक्ति लगा रहे हैं, इसलिए नाम आ रहा है। ना को नहीं लेना है हमको, उसके पहले के वर्ण लेने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका मूर्धा। मूर्धा होता है ऋटुर षणाम मूर्धा, ऋटुर षणाम मूर्धा, ठीक है। अब ऋटुर षणाम मूर्धा, तो री ऋषि, ठीक है। संस्कृत में आपको पता है कि दो री होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है, एक लघु एक दीर्घ। फिर आता है आपका ट वर्ग आ गया इसमें, ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। फिर आ रहा है र, ठीक है, र आ गया। उसके बाद है श षटकोण वाला। ये हो गए सारे आपके मूर्धा के वर्ण, ठीक है। ये इजी होगा ना लर्न करने के लिए। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचुईशा नाम तालु, ऋटुर्षा नाम मूर्धा, ठीक है। 5 से 7 बार 10 बार 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 रिवाइज करोगे, एक आध बार गलती होगी फिर आपके मुंह पे अपने आप ही जम जाएगा, ठीक है। दंत, दंत का क्या होता है? ऋतुल सानाम दंतः, ऋतुल सानाम दंताः। दंत तो बहुत सारे होते हैं ना, मूर्धा एक ही, तालु एक ही, कंठ एक ही है, लेकिन दंत बहुत सारे हैं तो बहुवचन लिखा अपन ने यहाँ पे। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आ गए? री, री एक स्वर है, मैंने आपको पढ़ाया था, स्वर में आ रहा है री, है ना। इसके बाद आता है त वर्ग, त वर्ग आ गया। इस त वर्ग में कौन कौन से हो गए? त थ द ध न, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया ल, ये ल वर्ण हो गया, और उसके बाद है स, ये स वर्ण हो गया, ठीक है। ये आपके आ गए किसमें? दंत में, अर्थात दांतों से जो वर्ड बोले जाएंगे, हमारी जीभ जो दांतों से टकरा रही है वो इन वर्णों में टकरा रही है। फिर आता है ओष्ठ, ठीक है। अब ओष्ठ का क्या हो जाता है? उपपद्यमानीय ओष्ठौ, ठीक है, उपपद्यमानीय,
मानियानाम ओष्ठौ। ओठ कितने हैं? 2 है, तो अपन ने द्विवचन यूज किया ओष्ठौ। ठीक है, उपपद्य मानियानाम ओष्ठौ। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आ गए? एक हो गया आपका ऊ, बड़ा ऊ, दोनों आ गए। फिर प से पर्ग, प वर्ग हो गया। ठीक है, प वर्ग, प फ ब भ म। ठीक है, और ये उपपद्य मानीय, उपपद्य मानीय नाम, ये उपपद्य मानीय नाम आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपके कोर्स में भी नहीं है। उपपद्य मानीय नाम क्या होता है बेटा कि यहाँ पे कुछ वर्ण जो होते हैं वो जीवा के माध्यम से बोले जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उसमें उपपद्य, उपपद्य कहते हैं उनको। जैसे कि होता है क ख। मैं आपको समझा देती हूँ, बाकी आपके काम की चीज़ नहीं है। जैसे क और ख है, एक तो सिंपल क ख है जो कंठ में आ रहा है ना, एक इसके ऊपर यदि ये चिन्ह लगा हो, अपने काम का ही नहीं है, ये वेदों के समय काम आता था, तो ये उपपद्य कहलाते हैं, है ना। इसलिए आपको ये ज़रूरत नहीं है इसको लर्न करने की, तो इसको आप छोड़ दीजिए। तो आपका ये हो गया ऊ, बड़ा ऊ, प वर्ग, ये आप मान लोगे ये किससे हो गया? होठ से बोला जाता है। फिर नासिका। अब नासिका में क्या होता है? सारे पंचम वर्ण, य, मंग, न, ना, नाम, सारे पंचम वर्ण। 25 जो स्पर्श व्यंजन थे ना, उसके जो आखिरी वाले जो वर्ण थे क ख ग घ य, तो ये य वाला। ठीक है, फिर च छ ज ज ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, और प फ ब भ म। ठीक है, सबके जो अंतिम वर्ण है उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। वो नाक से बोले जाते हैं। कौन कौन से हो गए? य, म, य, अण और न। ठीक है, इनका सबका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। अब आगे आते हैं कंठ तालु। ठीक है, कंठ तालु है ए दैतो, ए दैतो कंठ तालु। अब इसमें हमको क्या ध्यान रखना है? केवल कंठ तालु से कौन से 2 वर्ण बोले जाते हैं? ए और आई। ये द का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ए दैतो का मतलब है ए और आई की मात्रा ऊपर लगी हुई है, तो यहाँ पे कौन से 2 वर्ण है? ए और आई। ये 2 वर्ण कंठ तालु से बोले जाते हैं। ऐसे ही कंठ और होठ से भी जो है 2 वर्ण बोले जाते हैं, ओ दऊ तो, ओ दऊ तो, ओ दऊ तो कंठोष्ठम। ठीक है, अब जैसे अपन ने ए और आई देखा था, यहाँ पे ओ और औ देखेंगे केवल। ठीक है, तो ओ और औ, ये 2 वर्ण जो है वो किससे बोले जा रहे हैं? कंठ और होठ से। ओ की आवाज आती है ना, तो हम ओ की ध्वनि तो जो है कंठ से निकल रही है, लेकिन उसका जो उच्चारण स्थान हो रहा है वो होठ हो रहा है, क्योंकि ओ की अपनी ध्वनि निकाल रहे हैं तो होठ काम आ रहे हैं, है ना। और यहाँ पे ए जो था वो ए अपन कंठ से बोल रहे थे, लेकिन तालु पे जा रही थी जीभ। ठीक है, कंठ से आवाज आ रही थी और तालु पे जा रही थी, तो ए और आई जो है कंठ तालु हो गए। और दंतोष्ठ में एक अकेला वर्ण है बेचारा, और कोई वर्ण इसके साथ में नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको लर्न करने की बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। वो होती है वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठम। केवल व, ठीक है, वकार से नहीं, व का जो उच्चारण स्थान है वो दंतोष्ठ होता है, तो अकेला व ऐसा है जो दंतोष्ठ में काम आता है। दंत यानी दांत और होठ से काम आता है। व बोलते हैं ना, तो हमारी जो जीभ है वो दांत और होठ दोनों से मिल रही है व। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया? ये आपका व जो है दंतोष्ठ हो गया। अब देखो कितना इजी हो गया। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, इचुईषणाम तालु, ऋटुर्षणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंताः, उपपद्यमान्यानाम ओष्ठा, यमंगनानाम नासिका, ए दैतो कंठतालु, ओ दौतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। और ये लर्न हो गए, तो ये अलग अलग लर्न नहीं करने पड़ेंगे, ये ऑलरेडी आपको वैसे ही लर्न हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप ये भी बोलते जा रहे हो तो ये भी लर्न होता ही जा रहा है ना। तो ये आपका क्या हो गया? एक उच्चारण स्थान पक्का पक्का हो गया कि आपको इस तरह से लर्न करने हैं। और सारे स्वर व्यंजन भी इसमें आ गए। देखो कैसे आ गए?
आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ, ये सारे आ गए किसमें, ये सारे स्वर विभक्त हो गए इसमें। ठीक है, इसके अलावा सारे 25 स्पर्श व्यंजन देखो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, हो गए 25 सारे वर्ग आ गए। ठीक है, इसके अंतर्गत फिर आपके अंतस्थ व्यंजन आ गए। कौन कौन से होते हैं अंतस्थ, य, र, ल और एक हो गया ये व। ठीक है, ये अंतस्थ हो गए। इसके अलावा आपके सारे ऊष्म व्यंजन भी इसके अंतर्गत आ गए। कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन, श, श, स और ह। ठीक है, ये सारे ऊष्म व्यंजन भी हमारे उच्चारण स्थान में आ गए। और रहा अकेला जो हमारा विसर्ग था अयोगवाह, वो भी इसके अंतर्गत आ गया। ठीक है, और सारे पंचम वर्ण जो है नासिका वाले, वो सारे नासिका में आ गए। तो सारी जो वर्णमाला है इन्हीं में विभक्त होके और बढ़ गई है। ठीक है ना, विभक्त हो गई है, तो आप बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो ये आई थिंक आप लोग यदि वीडियो देखेंगे और इसको यदि इसका अभ्यास करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 8 तक के बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। कंपटीशन एग्जाम्स जो दे रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम है इनको याद करने में, वो भी अच्छे से इसको देख के आई थिंक लर्न कर पाएंगे। फिर कुछ बच्चों ने मुझे अभी कमेंट बॉक्स में मैंने देखा है, कुछ बच्चे मुझसे 8th क्लास का 3rd चैप्टर भी मांग रहे हैं। ठीक है, और कुछ बच्चों ने मुझे संख्या ज्ञान के लिए भी रिक्वेस्ट की है ना। तो बेटा इसके बाद मैं आपका संख्या ज्ञान ही लेने जा रही हूँ, छोटा सा टॉपिक है और 10 तक के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सब क्लासेस में जो है संख्या ज्ञान बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो संख्या ज्ञान का मैं अगला टॉपिक आपका लूँगी। ठीक है, तब तक आप सारे वर्ण उच्चारण, वर्ण से लेके और आप उच्चारण स्थान तक सारे वीडियो अच्छे से देखिए। ठीक है, अच्छे से उनको लर्न करिए और फ़ायदा उठाइए जहाँ पे भी आपको प्रॉफिट मिलता है, और आगे भी शेयर करिए आप। ठीक है, किसी को ज़रूरत हो तो। ठीक है, और भी कुछ यदि आपको चाहिए होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके बाय, शेयर और लाइक दोनों कर दीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर।